हेलो दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। हम एनसीईआरटी के कक्षा 10 के विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे। हमने पिछली वीडियो में जाना कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और हमने उनके अवलक्षण भी जाने और हमने जाना भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। आज हम जानेंगे रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। तो आप हेडिंग लगाइए रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया को ही उनके प्रतीकों व सूत्रों द्वारा निरूपण करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। आप नोट करेंगे। आप देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के तत्वों को उनके प्रतीकों व सूत्रों द्वारा निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब यहाँ तत्व तत्व से क्या मतलब है? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वे अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको ही तत्व कहा जाता है। आप एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करा दी जाए तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाता है। प्राप्त हो जाता है। हम इसे लिख सकते हैं मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाता है। तो हमने इस समीकरण को उनके तत्वों के प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपण कर दिया है। यही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये हमारे हो गए अभिकारक। और ये हमारा हो गया उत्पाद। आप यहां तक नोट कीजिए। अब रासायनिक समीकरण को लिखने के कुछ निर्देश होते हैं। अब हम वो देख लेते हैं कि रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ नियम हैं, कुछ निर्देश हैं कि हमको रासायनिक समीकरण कैसे लिखना है। हेडिंग डालेंगे रासायनिक समीकरण लिखने के निर्देश। तो रासायनिक समीकरण लिखने के निर्देश में सबसे पहला निर्देश आता है कि हम सबसे पहले अवकारक लिखते हैं और अवकारक लिखने के बाद एक एरो का निशान लगा करके फिर उसके बाद हम उत्पाद लिखेंगे। तो आप लिखेंगे तो सबसे पहला निर्देश है कि रासायनिक समीकरण में सर्वप्रथम हम अवकारक को लिखते हैं, फिर एरो का चिन्ह लगाकर फिर उसके बाद उत्पाद लिखा जाता है। आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त हो जाता है। तो सर्वप्रथम क्या लिखे गए? अभिकारक। ये हमारे क्या हो गए? अभिकारक हो गए। अभिकारक के बाद ये हमारा चिन्ह हो गया और फिर हमारा क्या हो गया बाद में? उत्पाद। सेकंड निर्देश कहता है कि अगर उत्पादकों और अवकारकों की संख्या एक से अधिक है तो हम उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा सकते हैं। यानी अगर उत्पाद एक से अधिक हैं तो दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह आ जाएगा। इधर अभिकारक एक से अधिक हैं तो उन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह आ जाएगा। तो आप लिखेंगे सेकंड निर्देश कहता है कि अवकारकों व उत्पादकों की संख्या एक से अधिक है
इधर अभिकारक भी एक से अधिक हैं और उत्पाद भी एक से अधिक हैं, तो अगर उत्पाद एक से अधिक हैं तो दोनों के बीच में प्लस का निशान लगाया जाता है, और अभिकारक एक से अधिक हैं तो उनके बीच में भी प्लस का निशान लगाया जाता है। आप एक एग्जाम्पल देखेंगे। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन के साथ कराई जाए तो जिंक अलग मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमें अलग मिल जाएगा। अब देखिए इधर, इधर मेरे पास एक से अधिक अभिकारक हैं, तो मैंने क्या किया, उन दोनों के बीच में प्लस का निशान लगाया। इधर देखिए उत्पाद भी मेरे पास एक से अधिक आए हैं, तो मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच में भी क्या किया, मैंने प्लस का चिन्ह लगा दिया है। ठीक है, तो ये हमारे हो जाएंगे अभिकारक, और ये हो जाएगा हमारा उत्पाद। अब इसी में हम आगे देखेंगे रासायनिक समीकरण संतुलित करना। तो आप हेडिंग लगाएंगे रासायनिक समीकरण संतुलित करना। तो अब हम देखेंगे आगे रासायनिक समीकरण संतुलित करना। सबसे पहला प्रश्न होता है कि रासायनिक समीकरण संतुलित करना आवश्यक है क्या, ये क्यों करना पड़ता है, रासायनिक समीकरण जो हमें संतुलित क्यों करना पड़ता है। तो इसके पीछे का कारण है, जितने भी रासायनिक समीकरण है वो सब द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर कार्य करते हैं या बनते हैं। अब ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि ना तो द्रव्यमान को बनाया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। अब इसका क्या मतलब है, मतलब है इसका, अभिकारकों की जितनी परमाणु संख्या है उतनी ही परमाणु संख्या हमारे उत्पादकों की होनी चाहिए। यही कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आप नोट करेंगे। तो रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये हमने जाना कि रासायनिक समीकरण संतुलित करना द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। और द्रव्यमान का संरक्षण का जो नियम है वो कहता है कि ना तो द्रव्यमान को बनाया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है, अगर आप इसे रासायनिक समीकरण में उपयोग करने जा रहे हैं तो अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए उत्पादकों की परमाणु की संख्या के बराबर, क्योंकि जितने आपने अभिकारक प्रयोग में लिए हैं उतना ही अब आपके पास उत्पाद बनना चाहिए। यही कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आप यहां तक इसे नोट कीजिए। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के कुछ स्टेप्स हैं, वो हम देखेंगे। इसके कुछ चरण दिए हुए हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, उसमें क्या है, चरण बाई चरण हम देखते चलेंगे। पहला चरण क्या कहता है, पहला चरण कहता है कि आपको जो रासायनिक समीकरण दिया हुआ है, आप उनके प्रतीकों व सूत्र के ऊपर आप सिर्फ बॉक्स कीजिए। आपको जो पहला चरण बोलता है वो यही कहता है कि आपको जो रासायनिक समीकरण दिया है उनके सूत्रों के ऊपर आप बॉक्स बना दीजिए, उनको बॉक्स में बंद कर दीजिए। तो चरण पहला कहता है कि रासायनिक समीकरण के सूत्रों को आप अलग अलग बॉक्स में बंद कर दें। और यानी जितने आपको रासायनिक समीकरण में सूत्र दिए हैं, आप उनको, जितने भी सूत्र हैं उतने ही बॉक्स में आप उनको अलग अलग बंद कर दीजिए। तो पहला आप एग्जाम्पल लिखेंगे। आपके पास ये एग्जाम्पल है, जैसे मेरे पास है Fe, इसको अलग, H2O जल, इसको अलग, Fe3O4 इसको अलग, प्लस H2 इसको अलग। आपको अलग अलग बॉक्स में आपको ये बंद कर देने हैं। जैसे ये अलग बॉक्स में बंद कर दिया, ये अलग बॉक्स में बंद कर दिया, ये अलग बॉक्स में बंद कर दिया, सॉरी,
ये अलग बॉक्स में बंद कर दिया और ये अलग बॉक्स में बंद कर दिया। पहले स्टेप में आपको कुछ नहीं करना है, जितने भी आपको एलिमेंट दिए हैं, फॉर्मूले दिए हैं अभिकारकों के, उत्पादकों के, सबको आपको अलग अलग बॉक्स में बंद करना है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप यहाँ तक नोट कीजिए। सेकंड स्टेप, आपका सेकंड स्टेप क्या कहता है? सेकंड स्टेप कहता है कि आप अभिकारकों और उत्पादकों के तत्वों की एक अलग अलग सूची बना लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड करके, राइट हैंड साइड करके, और उनमें उनके परमाणुओं की संख्या को नोट कीजिए। सेकंड चरण कह रहा है कि जो हमें असंतुलित समीकरण दिया हुआ है, तो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों, आपको इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि तत्वों, हमको समीकरण के सूत्रों से कोई लेना देना नहीं है, हमको सूत्र भी तत्वों में ही तोड़ने पड़ेंगे, हमें सिर्फ तत्व ही लेने हैं, उनकी ही सूची बनानी है। आप ये हमेशा याद रखेंगे, हमें सिर्फ तत्वों की ही सूची बनानी है, सूत्र नहीं लिखने हैं पूरे। तत्वों की सूची व परमाणु संख्या को नोट करें। आप एक एग्जाम्पल देखेंगे, पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या किया जाता है। तो आप सबसे पहले एक एग्जाम्पल देख लीजिए। ये हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो आपको अब करना क्या है? आपको एक साइड लेना है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी साइड लेना है राइट हैंड साइड, और अभिकारकों के तत्व अलग एक साइड में करने हैं और उत्पादकों के तत्व हमको एक साइड में करने हैं। जैसे आयरन, पहला है आयरन Fe, आप इसको एक बॉक्स में बंद कीजिए। आगे है H2O। देखो ये एक फॉर्मूला है, पानी का, जल का एक फॉर्मूला है, हमको ये फॉर्मूला नहीं लिखना है पूरा। हमको क्या करना है, सबसे पहले क्या दिया है हमें, H यानी हाइड्रोजन, फिर उसके बाद क्या दिया है, ऑक्सीजन। ये हमको ऐसे लिख देना है, और हमें इनके परमाणुओं की संख्या अभी नहीं लिखनी है, हमें इन्हीं परमाणुओं की संख्या लिखेंगे इधर। जैसे हाइड्रोजन कितना मेरे पास 2, ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं है तो ऑक्सीजन कितना है 1, आयरन के आगे कुछ नहीं है तो आयरन कितना है 1। सेम इधर ऐसे है, जैसे आयरन और ऑक्सीजन, ये एक फॉर्मूला है तो एक बॉक्स में आएगा। और आयरन कितना है इधर 3 और ऑक्सीजन कितना है 4। इधर मेरे पास क्या बचा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है इधर 2। जैसे अगर एक सूत्र में आपको एक फॉर्मूले में अगर एक से अधिक तत्व दिए हैं तो आप एक के नीचे एक लिखिए, जैसे ही इधर किया है, और आपको उनके तत्व परमाणुओं की संख्या को उनके आगे लिखना है। तीसरा चरण कहता है आपका कि अवकारकों व उत्पादों की परमाणु संख्या में उचित गुणांक लिखकर समीकरण को संतुलित कीजिए। अब इसका क्या मतलब है, आप ध्यान से देखिए इधर। जैसे मेरे पास एक समीकरण दिया हुआ था, ये बैलेंस नहीं था, ये संतुलित नहीं था, ये हमें संतुलित करना है, जानना है संतुलित है या नहीं है। अगर नहीं है तो हमें ये संतुलित करना है। आपने इधर देखा आयरन की परमाणु संख्या कितनी है 1, और आपने राइट हैंड साइड में देखा आयरन की परमाणु संख्या कितनी है 3। तो हमें ये बराबर करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, आयरन में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे ही मैं इधर 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 3, यानी इधर भी आयरन 3 हो गए, इधर भी आयरन कितने हो गए 3 हो गए, ये तो बराबर हो गया। अब देखिए इधर मेरे पास ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन देखो इधर ऑक्सीजन कितना मेरे पास 1, यानी ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है 1 है। और इधर देखेंगे ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है 4 है। तो मैं क्या करूंगा, इधर इधर मैं क्या करूंगा 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब एक बात ध्यान से देखना कि जैसे ही मैं इधर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन में भी हो जाएगा और 1 में भी हो जाएगा। देखिए ये 4 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन में हो जाएगा और ये 1 में भी हो जाएगा, क्योंकि ये एक बॉक्स में बंद है। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा मेरे पास 8 हो जाएगा, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा मेरे पास 4 हो जाएगा। अब देखिए इधर ऑक्सीजन कितना हो गया 4, ये भी 4 हो गया। आयरन कितना हो गया 3, ये भी 3 हो गया। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। इधर ये कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। लेकिन मेरे पास हाइड्रोजन कितने हो गए इधर 8, यानी 8 हाइड्रोजन है मेरे पास इधर, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास 2 हाइड्रोजन है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखिए जैसे ही मैं इधर 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 8 हो जाएंगे। तो आपने देखा
मेरे पास आयरन इधर कितने हैं 3, इधर भी 3, यानी ये बराबर हो गया। मेरे पास हाइड्रोजन कितने हैं 8, इधर भी 8, ये भी पूरा हो गया। और लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास ऑक्सीजन कितना है 4, और राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन कितना है 4, यानी दोनों साइड अभिकारकों और उत्पादकों की परमाणु संख्या बराबर हो गई है। और अब आपको लिखना कैसे है, ये देखो, हमने जहां जहां पर जितनी संख्या का हमने गुणा किया है उसके आगे हमको लिख देना है। जैसे आयरन में मैंने कितने का गुणा किया है 3 का, तो मैं इधर लिख दूंगा 3। और H2O में मैंने कितने का मल्टीप्लाई किया 4 का, तो मैं इधर लिख दूंगा 4। इधर देखिए मैंने इधर किसी का भी मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो मैं इसके आगे कुछ नहीं लिखूंगा। इधर देखिए मैंने हाइड्रोजन में कितने का मल्टीप्लाई किया 4 का, तो मैं लिख दूंगा इधर 4, और आपका ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएगा। ये छोटे रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि है, इसे हिट एंड ट्रायल विधि भी कहते हैं। तो आप यहां तक नोट कीजिए। देखिए कुछ एक दो एग्जांपल कर लेते हैं और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो पहला है, देखिए नाइट्रोजन गैस की अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस से कराई जाती है तो हमें अमोनिया प्राप्त हो जाता है। दूसरा आपको दिया हाइड्रोजन सल्फाइड की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो जल प्लस सल्फर डाइऑक्साइड हमको प्राप्त हो जाता है। तो हम इनको देखते हैं कैसे ये संतुलित होंगे। तो सबसे पहला आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी साइड लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपको उत्पादकों के तत्व लिखने हैं और उनकी परमाणु संख्या लिखनी है, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको अभिकारकों के तत्व लिखने हैं, एलिमेंट लिखने हैं और उनकी परमाणु संख्या लिखनी है। तो देखिए जैसे मेरे पास दिया है एन नाइट्रोजन, आप इसे एक बॉक्स में बंद कर दीजिए और देखो कितने हैं इसके परमाणु संख्या 2, आप ऐसे लिख देंगे। अगला बॉक्स, क्योंकि प्लस जैसे ही लग जाता है हमको अगला बॉक्स लगाना पड़ता है। आगे देखिए हाइड्रोजन दिया है मेरे पास, हाइड्रोजन भी कितना दिया है 2 दिया है। इधर देखिए अब इनके बीच में कोई बॉक्स नहीं है, तो बॉक्स नहीं है, सॉरी इनके बीच में कोई प्लस नहीं है, तो बॉक्स एक ही बनेगा। देखिए नाइट्रोजन ले लिया मैंने और हाइड्रोजन ले लिया। अब देखिए नाइट्रोजन कितना है मेरे पास 1 और हाइड्रोजन कितना मेरे पास 3। आप इसको संतुलित कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। देखो कैसे, मेरे पास नाइट्रोजन कितना है इधर, मेरे पास नाइट्रोजन कितना है 2 और इधर कितना है मेरे पास 1, तो आप कुछ मत करिए 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जैसे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास 2 हो गया, लेकिन इधर ये मेरे पास कितना हो जाएगा 6। हाइड्रोजन कितना मेरे पास हो जाएगा 6 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन इधर कितना है मेरे पास इधर 2 है, तो आप क्या करेंगे इधर 2 का मल्टीप्लाई, सॉरी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 3 और ये भी हो जाएगा 6। यानी अब आप देखिए दोनों साइड नाइट्रोजन कितना है नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2, ये कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन कितना है हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 6, ये भी कंप्लीट हो गया। हमने जहां जहां पर गुणा किए हैं हम उनके आगे इन गुणांकों को लिख देंगे। जैसे मैंने हाइड्रोजन के आगे गुणा किया है 3 का, तो इधर 3 लिख दूंगा मैं, और मैंने इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया था तो मैं इधर 2 लिख दूंगा। ये हमारा समीकरण बैलेंस हो गया। आगे वाला देखिए, आगे वाला दिया है हमें हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हमको क्या करना है तत्व लिखने होंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन लिखा और सल्फर लिखा और इनको एक बॉक्स में बंद कर दिया, और हाइड्रोजन कितना मेरे पास 2 और सल्फर कितना मेरे पास 1। आगे अगला बॉक्स बनाएंगे, इसमें हम लिखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है 2। ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, तो राइट हैंड साइड में देखेंगे H2O, यानी H यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक बॉक्स में बंद करेंगे। हाइड्रोजन कितना मेरे पास 2, ऑक्सीजन कितना मेरे पास 1। अब प्लस का निशान आया है तो हमें दूसरा बॉक्स स्टार्ट करना पड़ेगा। सल्फर है और ऑक्सीजन है, तो सल्फर कितना मेरे पास 1 और ऑक्सीजन कितना मेरे पास 2। अब आपके पास हर एक तत्व के परमाणु संख्या आ गई है। अब आपको देखना है कि किसमें किससे गुणा किया जाए कि ये बराबर हो जाए। देखते हैं, देखो मेरे पास हाइड्रोजन कितना है इधर 2, इधर भी कितना है 2 है। मेरे पास सल्फर कितना है इधर, इधर भी कितना है मेरे पास 1 है। अब आप देखो, आप सोचेंगे कि इधर ऑक्सीजन ये रहा ये रहा, देखो आपने एक गौर किया है कि इधर ऑक्सीजन 2 और इधर ऑक्सीजन कितना है 1, यानी ये ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी 3 और इधर ऑक्सीजन कितना है
2। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, इधर ऑक्सीजन की संख्या बराबर करनी पड़ेगी इधर। तो देखिए क्या करेंगे, आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कीजिए। तो आप जैसे ही इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 4। लेकिन अभी इधर कितना है, मेरे पास 3 ऑक्सीजन है। तो मैं क्या करूंगा, अब इसको मैं 2 करने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, और जैसे ही मैं इसमें इस बॉक्स में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरे बॉक्स में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हाइड्रोजन में भी हो जाएगा और ऑक्सीजन में भी हो जाएगा। तो हाइड्रोजन मेरे पास कितना हो जाएगा 4, और ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा मेरे पास 2। यानी ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, इधर ऑक्सीजन कितना हो गया 4 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया मेरे पास 4 हो गया। लेकिन इधर देखिए हाइड्रोजन कितना है मेरे पास, इधर हाइड्रोजन कितना है मेरे पास 2, और हाइड्रोजन इधर कितना हो गया 4 हो गया। तो आप क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये भी कितना हो जाएगा 2। लेकिन इधर इधर आपको दिखाई देगा कि जो सल्फर है वो कितना है 1 है, और इधर कितना हो गया है 2 हो गया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप ध्यान से देखिए, इधर जैसे मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सल्फर कितना हो जाएगा मेरे पास, इसमें भी हो जाएगा और इसमें भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 4। अब ध्यान से देखो, इधर 4 और 2, ये कितना हो गया मेरे पास 6 हो गया। लेकिन इधर कितना है मेरे पास 4 है। तो मुझे ऑक्सीजन को दोबारा से फिर से क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। अब आपने देखा हाइड्रोजन मेरे पास कितना है 4, इधर भी कितना हो गया 4। सल्फर इधर कितना है मेरे पास 2, इधर भी कितना हो गया 2। लेकिन ऑक्सीजन इधर कितना है मेरे पास, ऑक्सीजन कितना है मेरे पास 4 और 2 6 है ऑक्सीजन। लेकिन मेरे पास इधर कितना है, मेरे पास ऑक्सीजन है इधर 4। तो मैं क्या करूंगा, इस जगह 2 का मल्टीप्लाई ना करके, मैं इस जगह 2 का मल्टीप्लाई ना करके मैं कर दूंगा 3 का मल्टीप्लाई। और जैसे ही मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 6। यानी इधर भी 4 और 2 6 हो गया, और इधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया मेरे पास 6 हो गया। तो कह सकते हैं ये भी मेरे पास क्या हो गए, बराबर हो गए। तो आप क्या करेंगे, जहां जहां हमने मल्टीप्लाई किया है वहां वहां हम उसके आगे उस संख्या को लिख देंगे। जैसे देखो इधर देखो, जैसे मैंने हाइड्रोजन सल्फाइड में 2 का मल्टीप्लाई किया तो इधर 2 लिख दूंगा। आगे देखिए ऑक्सीजन में मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया है तो मैं इधर 3 लिख दूंगा। आगे देखिए इधर H2O में यानी जल में मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया है तो इधर 2 लिख दूंगा। और सल्फर डाइऑक्साइड में मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी मैं क्या कर दूंगा 2 लिख दूंगा। और इस तरीके से ये हमारा समीकरण बैलेंस हो जाएगा। आप यहां तक नोट कीजिए। अभी हमने जाना रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है। आपकी बुक में एग्जाम्पल दिए होंगे, आप 1-2 एग्जाम्पल और करके देखना, हो जाएंगे। इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। अब आगे रासायनिक समीकरण लिखने के निर्देश में ही हम आगे देखेंगे अभिकारकों और उत्पादकों की भौतिक अवस्थाओं को लिखना। तो आप हेडिंग डालेंगे तो ठोस, ठोस यानी सॉलिड, इसको हम एस से डिनोट करेंगे। द्रव, द्रव यानी लिक्विड, हम इसे एल से डिनोट करेंगे। गैस, गैस गैस होता है, हम इसे जी से डिनोट करेंगे। और जलीय विलयन को हम ए क्यू से डिनोट करेंगे। आपको ये अभिकारकों और उत्पादकों की भौतिक अवस्था को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 1-2 एग्जाम्पल ले लेंगे हम कि कैसे ये लिखना होता है। तो आप एक एग्जाम्पल देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड कैसा होता है, ठोस होता है। तो आप इसके आगे एस, इसे एस से डिनोट करेंगे। H2O, ये कैसा होता है, जल, जल कैसा होता है, लिक्विड होता है। तो आप इसके आगे एल लगा देंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा एक जलीय विलयन होता है, तो इसके आगे हम ए क्यू लगा देंगे। बस हमको अभिकारकों और उत्पादकों के तत्वों और उनके सूत्रों की भौतिक अवस्थाओं को लिखना है। वो ठोस, द्रव, गैस और जलीय विलयन, ये 4 ही होते हैं। अभी हमने जाना रासायनिक समीकरण लिखने के निर्देश कैसे हैं, और रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है, और उनकी भौतिक अवस्थाओं को कैसे लिखा जाता है। अब अब हम जानेंगे
रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो पहला है संयोजन अभिक्रिया। दूसरा आपका वियोजन अभिक्रिया। तीसरा है आपका विस्थापन अभिक्रिया। चौथा है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। और पांचवा है आपका उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। इस संयुक्त अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया का भी नाम दे देते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। कल हम इनको रासायनिक अभिक्रियाओं को हम अच्छे से पढ़ेंगे।